हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, अभी चल रहा है जुलाई का महीना और हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 2024 का, वो है मई के जस्ट ए मिनट मई के एंड में। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 10 मंथ्स हैं। 10 मंथ से ज़्यादा ही है, बट क्योंकि आपको चीज़ें प्लान करनी होती है इसलिए मैंने 10 मंथ का ही टाइम लिया है। ठीक है, और इन 10 मंथ्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, आपको बेसिक बुक्स कवर करने हैं, आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, आपको करंट अफेयर्स करना है, आपको स्टैटिक करना है, आपको आंसर राइटिंग करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, यानी कि इस 10 मंथ के टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है और इसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लान जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होता है ना, वो प्लान नहीं बना पाते या फिर उन्हें लगता है कि ये जो 10 मंथ का टाइम है ये बहुत कम है, हम इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट होगा आपके लिए, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम के लिए पढ़ के प्रीलिम्स से 2 महीने पहले तक हम अपना सारा बेसिक, सारा मेंस का सिलेबस सब कुछ ख़त्म कर पाए। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की, फिर हम बात करेंगे कि 1 अगस्त से और 15 अगस्त तक, 15 सितंबर तक क्या पढ़ा जाए, फिर उसके बाद के प्लान्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्लान्स की किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है ताकि वो सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कुछ सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है और कुछ को बहुत कम। और मार्च, अप्रैल एंड मई, ये जो लास्ट के 3 महीने आपके पास बचेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप प्रीलिम्स की जम के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर हम टाइम अपना एलोकेट कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। अगर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 8 घंटे को कैसे डिवाइड करें कि हमारा हर एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। इसमें क्या होगा, 10 मंथ की प्लान में एकदम आपके साथ शेयर करूँगा, जस्ट ए मिनट। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, है ना। 10 मंथ में आप स्टैटिक का सिलेबस, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग, इन सब को बैलेंस करके कैसे टाइम रहते ही सब कुछ ख़त्म कर लो, उसकी हम बात करेंगे। मंथली प्लान में दूंगा। मंथली प्लान एक्चुअली ये मंथली प्लान नहीं होगा, ये होगा सब्जेक्ट वाइज प्लान। ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें काफ़ी टाइम लगते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं रहा है तो इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, और आखिरी में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने लिया है ये है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी काफ़ी बल्कि बुक है और जो टफ़ सब्जेक्ट है ना, जो बल्कि बुक्स हैं 700-800 की पेजेस की, उनको मैं पहले रख रहा हूँ, क्योंकि जो टफ़ सब्जेक्ट या फिर बल्कि बुक्स जो होंगे, आप अगर पहले ख़त्म कर लेते हो तो आपके पास एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होगा कि हाँ मैंने काफ़ी पढ़ाई कर ली है। ठीक है, तो 1 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, ठीक है, 1.5 महीने का टाइम है, 45 डेज़। 45 डेज़ आपको क्या करना है, 45 डेज़ में आपको पॉलिटी ख़त्म करनी है। पॉलिटी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पॉलिटी का जो बुक है लक्ष्मीकांत जो हम पढ़ते हैं, उसमें लगभग 91 चैप्टर्स हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन भी आ गया और 7th एडिशन में लगभग 91 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपको टाइम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पॉलिटी करनी है और पॉलिटी करने से पहले, ठीक है, आपको सबसे पहला काम करना है कि आप 6 to 12 का जो भी पॉलिटी की एनसीईआरटी आती है उसको एक बार रीड ज़रूर करें। आपको यहाँ से नोट्स नहीं बनाने, आपको यहाँ से फैक्ट्स याद नहीं करने, क्योंकि जो भी आप यहाँ पढ़ोगे ना वो ऑलरेडी यहाँ पे होगा।
पर यहाँ पे 6 to 12 जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, उस लैंग्वेज पे यहाँ पे पॉलिटी सिखाई जाएगी, है ना, एकदम आसान लैंग्वेज में। तो अगर आपको पॉलिटी, आपको अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने वक्त आप ये चाहते हैं कि मुझे लक्ष्मीकांत अच्छे से समझ में आए, इसलिए ये वाली एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जो लोग ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनका ये लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह धीरे धीरे समझने लगोगे, ठीक है। और यहाँ से 6 to 12 आपको सिर्फ रीड करनी है, और यहाँ से 11 and 12 पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और इन पे आप हाईलाइट भी कर सकते हो या इनका नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि 11 और 12 यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, 6 से 12 तक। उसके बाद आपने 11 और 12 का नोट्स बना लिया। इन सब में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगना चाहिए? 5 से 6 दिन, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आप इसको नहीं दे सकते। 5 से 6 दिन के अंदर आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म करनी है, रीड ही तो करनी है, और 11 और 12 पे ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ से नोट्स भी बनाना है। आपका पहला पार्ट ख़त्म हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, ठीक है। और लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले, इससे पहले आपको जो भी लक्ष्मीकांत में आप चैप्टर्स ले रहे हो, जैसे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर लक्ष्मीकांत का पढ़ना चाहते हो, तो इससे पहले आप क्या करो, आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, आपको जिन भी चैनल का वीडियो अच्छा लगे वो आप वीडियो देख लो, सारे ही वीडियो अच्छे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल से, चाहे वो स्टडी IQ हो, चाहे कोई और चैनल हो, आप वहाँ से इसका पहला चैप्टर देख लो, और ये कोशिश करो कि आप डबल स्पीड में देख लो, 2x स्पीड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बस एक ओवरव्यू चाहिए कि चैप्टर में एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपको वीडियो देखने के बाद आपको एक्चुअली चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी। अब आप जब आके लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद साथ में आपको क्या करना है, ऑप्शनल पेपर की पढ़ाई करनी है इस महीने में, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 1 1.5 महीने है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं लास्ट में बात करूँगा कि कैसे आप अपना टाइम डिवाइड करें, ताकि ऑप्शनल भी पढ़ लें, लक्ष्मीकांत भी साथ में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात हम लास्ट में करेंगे। तो आपको इस महीने में ऑप्शनल भी साथ साथ पढ़ना है, ऑप्शनल का पेपर 1। न्यूज़पेपर भी पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने हैं, और मंथली मैगजीन पढ़नी है। एनीवन, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट का अच्छा लगे, विजन का हो, इनसाइट का हो, बाजीराम का हो, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूशन का आपको अच्छा लगे उसकी एक मंथली मैगजीन। न्यूज़पेपर से सिर्फ एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल क्यों? क्योंकि एडिटोरियल जो है ना, आपको आपकी समझने की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके एनालिटिकल स्किल को, आपके सोचने के तरीके को ये बहुत एनहेंस करता है, इसलिए आपको एडिटोरियल पढ़ने। और जो भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ होंगे वो आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अब 15 सितंबर तक हमारा एक सब्जेक्ट हो गया है ख़त्म, पॉलिटी, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ऑप्शनल को ख़त्म करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 1.5 महीने टाइम यहाँ पे दी गई है। आप अपनी पूरी कोशिश करें कि 1.5 महीने में ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने तक लग सकते हैं, बट 3 महीने से ज़्यादा एक पेपर में आपको स्पेंड नहीं करना। जो आखिरी होगा ना वो होगा 3 मंथ, ठीक है। कोशिश कीजिए कि 1.5 मंथ में ख़त्म हो जाए, पर अगर ना हो तो 2 में कोशिश कीजिए, अगर वो भी ना हो तो 3 में, ठीक है। बट इतने दिन में आपका ऑप्शनल का एक पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 से लेके 30 अक्टूबर तक, ठीक है, 15 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक फिर से 45 डेज़ है।
और 45 डेज़ में आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स को ख़त्म करना है। इकोनॉमिक्स के लिए भी आप पढ़ सकते हैं NCERT 6 से लेकर 12 तक, 11 एंड 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों किताबों का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये UPSC सिलेबस का पार्ट बन जाते हैं। और 6 to 10 आपको बस इसलिए पढ़ना है ताकि आपकी इकोनॉमिक की जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपकी समझ हो, वो एनहेंस हो जाए और जब आगे आप ये सब पढ़ रहे हो तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन, 6 to 7 डेज़ आप इसको दे सकते हो। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। ठीक है, क्योंकि 11 और 12 के NCERT में काफ़ी कुछ दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें आपको 10 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए। ठीक है, बट इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आप मृणाल सर की या फिर श्री राम IAS की या फिर नितिन सिंघानिया सर की या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन का कुछ भी आप वहाँ से इकोनॉमी कवर कर लेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी इकोनॉमी की अगर बेसिक कवर करते हैं ना, तो आपके जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर होने लायक क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो अगर 2023 जैसे क्वेश्चन आए ना, वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़िए, सॉल्व नहीं होने वाले। मृणाल सर की जो बुक है लगभग 1200 पेजेस की है और इनमें से 2023 में 1-2 क्वेश्चन ही हिट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी समझ इन किताबों से बढ़ गई है और करंट अफेयर्स आप डेली फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस कर लोगे। फिर यहाँ भी सेम लॉजिक है कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, मृणाल सर की हो, श्री राम IAS की हो या नितिन सिंघानिया हो, आप उस टॉपिक का वीडियो पहले देखोगे। इस बात को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब खुद से चीज़ें पढ़ते हो ना, तो आप खुद से अगर पढ़ते हो, मान लीजिए आप GDP के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको बस GDP के बारे में पता चल रहा है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है ना, उससे पूरी इकोनॉमी आती है। ठीक है, तो वो जब GDP पढ़ाएगा और आप खुद से जब GDP पढ़ोगे तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, इसलिए आपको एक वीडियो पहले देखनी है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ऑप्शनल पेपर 2 को आपको पढ़ना है इन 1.5 महीनों में। अगर आपका ऑप्शनल पेपर 1 ख़त्म नहीं हुआ है तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिटोरियल पेज हमेशा ही पढ़ना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। मंथली मैगजीन एक, ये चीज़ें कभी मिस नहीं करनी, कभी भी नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐड कर रहा हूँ। जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों को शुरू में इग्नोर कर देते हैं और बाद में क्या होता है, जब एग्ज़ाम आता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास अभी 12 मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, जो लोग रेगुलर रहते हैं उनका तो हर मंथ का हो गया होता है, उनको सिर्फ रिवाइज करना होता है। और जो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं उनके पास हो जाता है ये एक बोझ बन जाता है, और इस बोझ को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा बोझ है अपने आप में। ठीक है, तो 30 अक्टूबर तक, ठीक है, या फिर 1 नवंबर तक पॉलिटी हमारा डन हो गया है, इकोनॉमी डन हो गया है, ऑप्शनल पेपर 1 लगभग डन हो गया होगा या फिर कुछ बाकी होगा, ऑप्शनल पेपर 2 भी हम कुछ हद तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आपको क्या करना है, 6 से 12 तक की जियोग्राफी पढ़नी है। और यहाँ सिर्फ 15 डेज़ दिए गए हैं क्योंकि जियोग्राफी पढ़ने के लिए 15 डेज़ काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी आपको पढ़ना है। 6 to 12 तक आपको रीड करनी है। ठीक है, 11 और 12 को आपको सीरियसली पढ़ना है क्योंकि 11 और 12 की NCERT आपका बेसिक बुक पढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11-12 की NCERT प्लस GC लियोंग की बुक आती है, इसमें से कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स आप पढ़ोगे। सेलेक्टेड चैप्टर्स, पूरी GC लियोंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे या गूगल सर्च कर लेना इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन GC लियोंग। ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोग ये बता देंगे कि GC लियोंग में आपको लास्ट के कुछ चैप्टर पढ़ने हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, जिनके बारे में NCERT में अच्छे से
नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये भी करने वक्त, क्योंकि देखिए जियोग्राफी आपका हो सकता है कि कोर सब्जेक्ट ना हो, तो जियोग्राफी अगर आप खुद से पढ़ रहे हो ना तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए आप पहले वीडियो को देखिए जियोग्राफी का। और ये जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं कहीं कोचिंग में, ठीक है। तो कोचिंग में आपको अगर टीचर ऑलरेडी समझा दे रहा है तो आपके लिए समझना बहुत आसान है, पर जो सेल्फ कर रहे हैं ना उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका टाइम काफ़ी बचेगा इससे, क्योंकि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप और वो कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, तो आप खुद से समझ रहे हो ना, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया, किसी ने आपको समझा दिया, अब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको आसानी से समझ आएगा और आपका टाइम काफ़ी बचेगा यहाँ पे। इसके बाद ऑप्शनल का रिवीजन। ठीक है, ऑप्शनल या तो आप ख़त्म कर चुके होगे अभी तक, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, क्योंकि दोनों के लिए 1.5 महीने दिए गए थे। ठीक है, या हो सकता है आपका ऑप्शनल ख़त्म ना हुआ हो। तो जिनका ऑप्शनल ख़त्म ना हुआ हो वो यहाँ पे ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 दोनों ही पढ़े, क्योंकि कुछ ऑप्शनल के ना सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है इतने जल्दी ख़त्म ना हो, तो वो यहाँ पे पढ़े। और जिनका हो चुका है वो ऑप्शनल का रिवीजन करें। ठीक है, एडिटोरियल प्लस मंथली मैगजीन इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 15 नवंबर तक हमने पॉलिटी कर ली है, इकोनॉमी कर ली है, जियोग्राफी कर ली है, ऑप्शनल कर लिया है, ऑप्शनल पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 2 कर लिया है। कुछ लोगों ने पूरा कर लिया है और कुछ पार्ट अब बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के लिए आपको क्या करना है? एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की किताब पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का। सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अच्छी क्वालिटी ही प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप क्या कर सकते हैं? कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं। या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, दोनों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ठीक है, यूपीएससी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दो मटेरियल ख़त्म कर पाए। इसमें भी सेम रूल, वीडियो फर्स्ट उन लोगों के लिए जो लोग सेल्फ कर रहे हैं तैयारी। ऑप्शनल का रिवीजन या फिर ऑप्शनल आपका बचा है तो वो कवर कीजिए, एडिटोरियल और मंथली मैगजीन। दिसंबर से 1 महीना मैंने पूरा दिया है। क्यों दिया है 1 महीना एथिक्स को? एथिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। एथिक्स में लोगों के स्कोर 60 भी होते हैं और लोगों के स्कोर 160 भी टच कर जाते हैं। सोचिए यहाँ कितने का अंतर है, 100 का। यानी कि अगर आप 100 का अंतर ला लेते हो अपने पेपर में तो आप ऑलरेडी बाकी एस्पिरेंट से बहुत आगे होते हो। और एथिक्स में प्रिपेयर भी बहुत थोड़ी, सिलेबस जो है इसका बहुत छोटा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में जा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप लुकमान आईएएस का नोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल का अच्छा सा नोट। ये कोचिंग मटेरियल का नोट्स रावस आईएएस का हो सकता है, बाजीराम के भी अच्छे नोट्स आते हैं, या फिर विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल, आप वहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हो, किसी भी एक से। हाँ, ये सारे सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको इनमें से बस एक कोई सोर्स करना है। ठीक है, इसके लिए भी वीडियो फर्स्ट, पर इस पे क्या होगा ना, आपको वीडियो जल्दी यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगी नहीं। तो अगर वीडियो मिल जाए तो आप उस वीडियो से कीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ऑप्शनल, अब तक ऑप्शनल सबका ख़त्म हो चुका होगा, चाहे जितना भी वो ये हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 5-6 महीने पढ़ाई कर चुके हैं। तो ऑप्शनल का यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, एडिटोरियल पढ़नी है और मंथली मैगजीन पढ़नी है। अब हम चलते हैं जनवरी में, और जनवरी तक हमारा क्या हो गया, जुलाई से हमने चालू किया था, तो 5 अगस्त से 5 महीने का करंट अफेयर्स ख़त्म, पॉलिटी डन, जियोग्राफी डन, इकोनॉमिक्स डन, एनवायरनमेंट डन, ऑप्शनल का पेपर हमारा ख़त्म हो गया है। अब देखिए आपने 5 महीने में यूपीएससी का काफ़ी हद तक सिलेबस ख़त्म कर लिया है। ठीक है,
1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक आपको करनी है मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई। इसमें आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या फिर बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअली नोट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दिया गया है ये, और ये जो किताब है ये कहानी के फॉर्म में दी गई है। तो आपकी प्रेफरेंस है, आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसके केस में वीडियो आपको मिल जाएगा, तो अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो पहले देखें। ऑप्शनल का रिवीजन यहाँ भी आपको करना है, एडिटोरियल प्लस मंथली मैगजीन। 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, ठीक है। एंशिएंट और मेडिएवल दोनों को 7 डेज काफ़ी होंगे एंशिएंट को कवर करने के लिए, और 7 डेज काफ़ी होंगे मेडिएवल को कवर करने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा यहाँ पे। अगर आप एंशिएंट कर रहे हो, ठीक है, तो आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी कर सकते हो, या सतीश चंद्र की मेडिएवल हिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। ये एंशिएंट के लिए और ये मेडिएवल के लिए, दोनों ही एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी से। इस केस में भी आप वीडियो पहले देख सकते हो ताकि आपको समझ अच्छे से आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नाम, फैक्ट्स वगैरह, कीवर्ड्स, की टर्म्स है ना, यूज होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि इसका भी वीडियो आप पहले देख लें। फिर आपको करना है ऑप्शनल का रिवीजन, एडिटोरियल और मंथली मैगजीन, ठीक है। इस सोर्स के अलावा भी अगर आपको ये नहीं पढ़ना और ये नहीं पढ़ना, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे सोर्स हैं, इनमें से कोई भी आप चुन लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। इसके बाद लास्ट के 15 दिन है आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर में आपको 15 दिन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपका मेडिएवल और एंशिएंट में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो इधर आप टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। 11th की फाइन आर्ट्स की किताब आती है, इसको पूरा पढ़ना है आपको, एकदम अच्छे से रट जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी है और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद नितिन सिंघानिया की बुक आती है, ये बहुत ही बल्कि बुक है, इसमें लगभग 700-800 पेजेस हैं, ठीक है। इनमें से आपको बस फ्यू चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि इंडियन आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गई, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कीजिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। हमारे चैनल पे ही जो एक वीडियो मिल जाएगा, जिस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया गया है कि यूपीएससी के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी वीडियो फर्स्ट, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको रटने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आ जाती हैं, तो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ऑप्शनल का रिवीजन आप करेंगे एडिटोरियल और मंथली मैगजीन, ठीक है। अब हम करते हैं, कहाँ तक कर लिया हमने, फैब तक, और फैब तक हमारा लगभग सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, 2 चीज़ों को छोड़ के, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जनरल साइंस से तो क्वेश्चन आजकल यूपीएससी नहीं पूछ रही है, ये ट्रेंड नहीं है। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है 2-3 साल में देखने को मिल जाए, पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर साल यहाँ लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1 फेब से लेके 14 फेब तक आपको क्या करना है, 9 और 10th की साइंस कर लेनी है, साइंस, ताकि आपका जो बेसिक साइंस हो वो कंप्लीट हो जाए। भले ही क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी आगे पूछ नहीं सकती है, ठीक है, पूछ बिल्कुल सकती है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। तो 9 और 10th की एनसीईआरटी, और हो सके तो 8 की एनसीईआरटी, ठीक है, इतना आपको करना है, 8, 9, 10। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बेसिक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मतलब कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आप देखोगे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। और करंट अफेयर्स को समझने के लिए मान लीजिए कि एक बोला गया है कि एक सुपरसोनिक रॉकेट इंडिया ने लॉन्च किया है, सुपरसोनिक रॉकेट।
अब आपको ये पता ही ना हो कि ये सुपरसोनिक रॉकेट क्या होता है, तो इन सब कीवर्ड्स के लिए जो बेसिक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसको समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन मिल जाएंगे, ठीक है, 5 से 6 घंटे का, जिसमें आपको सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक्स पढ़ाई गई होगी। आप फिजिक्स वाला चैनल पे सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स वाला आई मीन ओनली आईएएस के चैनल पे भी मिल जाएगा, आपको दूसरे चैनल्स पे भी मिल जाएगा। तो जो आपको पसंद है उस चैनल से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह अगर आपका साइंस बहुत वीक है तो आप वीडियो पहले देखेंगे। वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। कैसे बचता है? आप जो भी चीज़ें वीडियो के थ्रू जब आपको टीचर समझा देता है ना, उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। ऑप्शनल का रिवीजन करना है आपको फिर से। एडिटोरियल का मंथली मैगज़ीन, एडिटोरियल पढ़ना है और मंथली मैगज़ीन करनी, ठीक है। तो अभी तक ये जो 14 से 21 तक है, ये आपके लिए मैंने गैप छोड़ दिया कि अगर आप कहीं भी पीछे सिलेबस कवर नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर आपसे कवर नहीं होता है तो आप कुछ दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो और यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये प्लॉट आपके लिए बिल्कुल ही खाली छोड़ा गया है 14 से लेके 28 तक। जिन लोगों का यहाँ तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है वो इन मंथ्स को बिल्कुल यूज़ करें रिवीजन के लिए, फुल रिवीजन के लिए, ठीक है। और जिनका ख़त्म नहीं होता है वो यहाँ पे कोशिश करें कि ये लास्ट है, यहाँ तक मुझे अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना है, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने लास्ट के छोड़ दिए गए हैं प्रीलिम्स के लिए। पहले प्रीलिम्स के लिए लोग बोलते थे कि 2 महीने लास्ट के काफ़ी होते हैं, पर क्योंकि प्रीलिम्स धीरे धीरे बहुत टफ होते जा रहा है ना, इसलिए जैसे 2022 का पेपर देख लीजिए, 2023 का पेपर देख लीजिए, जो टफनेस है पेपर की वो काफ़ी बढ़ गई है। तो लास्ट के 3 महीने आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। फोकस ऑन प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स पे फोकस करके पढ़ने का क्या मतलब होता है कि यहाँ जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड बुक, उनमें से आप ज़्यादातर प्रीलिम्स वाले डेटा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या, प्रीलिम्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ एनालिसिस ज़्यादा नहीं करेंगे। अब एनालिसिस का क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर डिफेक्शन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो प्रीलिम्स में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि डिफेक्शन जो है वो सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पर ये पूछा जाएगा कि डिफेक्शन किस शेड्यूल में मेंशन है, डिफेक्शन किस इंडियन आर्टिकल से आता है। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डिफेक्शन किन लोगों पे लागू होता है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और ये आप जब 7-8 महीने तैयारी कर चुके होंगे ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। यहाँ भी आपको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है। टेस्ट लास्ट के 3 महीने में भर भर के आपको टेस्ट देने हैं, फिर रिवाइज़, फिर टेस्ट। यही एक तरीका है कि आप रिवाइज़ करें, टेस्ट दें। रिवाइज़ करने के बाद आपने टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ मेरे नंबर कट रहे हैं, फिर से रिवाइज़ किया, फिर से टेस्ट किया, फिर से पता चला कि ये वाला टॉपिक मेरा कमज़ोर है, फिर से रिवाइज़ किया, फिर से टेस्ट किया। तो ये तरीका रहेगा आपका पूरा प्रिपेयर करने का। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं कि हमारा टाइम, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो हर एक एस्पिरेंट का जो टाइम होता है ना, कि कितने घंटे वो पढ़ रहा है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 8, किसी के लिए 10 और किसी के लिए 12। इससे ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में हो सकता है आप पढ़ लो, ठीक है। तो जो लोग 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि 2 घंटे आप जीएस पढ़िए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पहले हमने क्या रखा था, अगस्त से लेकर सितंबर तक पॉलिटी। तो आप क्या करें, 2 घंटे पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद 2 घंटे अपना ऑप्शनल पढ़िए,
1 घंटा आपको एडिटोरियल पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। 1 आवर आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, और ये 2 आवर आपको देना है रिवीजन से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, रिवीजन, क्योंकि पढ़ते सब हैं। आप देखोगे आपके आसपास एस्पिरेंट्स रहते हैं, पढ़ाई हर एक एस्पिरेंट करता है, पर सिलेक्शन सबका नहीं होता, क्योंकि वो जो पीछे उन्होंने पढ़ाई की है ना, वो भूल गए होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिवीजन पे फोकस नहीं करते। एक टॉपर को दूसरे एक फेलियर से जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है ना, वो है रिवीजन। तो हर चीज़ हो सकता है आपके पढ़ाई में कहीं कमी हो जाए या फिर 1-2 दिन इधर छूट जाए, बट ये चीज़ 2 घंटे जो रिवीजन को आप दे रहे हो ना, ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग, ये चीज़ें आपको करनी है सैटरडे को। सैटरडे को आपको सारी पढ़ाई ये छोड़ देनी है। जस्ट अ मिनट। सैटरडे को ये आपको नहीं करना। सैटरडे को आपको करना है मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद जीएस, ठीक है। 2 घंटे, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप जीएस पढ़िए, 3 घंटे ऑप्शनल को दीजिए, 1 आवर एडिटोरियल कीजिए, 1 आवर मंथली मैगजीन, 2 आवर का रिवीजन, फिर से इसमें भी सैटरडे और संडे आंसर राइटिंग प्लस मॉक टेस्ट। अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 आवर जीएस, 4 आवर ऑप्शनल, एडिटोरियल 1 आवर का, मंथली मैगजीन 1 आवर का, 2 आवर का रिवीजन और मॉक टेस्ट प्लस आंसर राइटिंग। और इन सब से, अच्छा ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको टाइम को बैलेंस करते हुए चलना है, ताकि हर चीज़ आपका कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, पॉलिटी से ही बता देता हूँ, जस्ट ए मिनट। क्या हो गया इसको? तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, जैसे इस केस में आप किसको पढ़ने जा रहे हो, पॉलिटी को, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जो टाइम दिया गया है, मान लीजिए कि आप 1 अगस्त से इसको पढ़ना जा रहे हो, ठीक है, पॉलिटी को, तो पहले का फर्स्ट डे और सेकेंड, फर्स्ट डे ही काफ़ी है, ठीक है। फर्स्ट डे आप पहले ये देखोगे कि पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। यानी कि पहले आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे। यहाँ आप सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आप सॉल्व कर नहीं सकते ना, आपने अभी पढ़ाई की नहीं है। आपको इन पेपर्स को सिर्फ इसलिए देखना है ताकि आपको पता चले कि पॉलिटी से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप ये पता नहीं लगाते हो कि मेंस और प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जब पढ़ोगे ना पॉलिटी, तो आपको हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट लगेगी, ठीक है। अगर आप बिना एनालाइज किए प्रीवियस ईयर को पढ़ते हो तो हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट लगेगा, हर लाइन ही इम्पोर्टेंट लगेगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले चेक करोगे। सेम इकोनॉमिक्स को पढ़ने से भी पहले इसके प्रीवियस ईयर प्री और मेंस के क्वेश्चन चेक करोगे। उससे आपको पता लगेगा कि प्री और मेंस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और मुझे कैसे सवालों का प्रिपरेशन करना है, कैसे फैक्ट्स मुझे याद करने हैं, ठीक है, और कैसी एनालिसिस मुझे करनी है।
समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है हमारा पूरा प्लान 11 मंथ का, ठीक है। अब ये जो प्लान है, हो सकता है आप इसको हूबहू कॉपी कर लें, ज्यों के त्यों इसे कॉपी कर लें, या फिर कुछ स्टूडेंट इसको टेम्पलेट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लान को देखते हुए वो अपना एक प्लान बना सकते हैं, ठीक है, खुद का प्लान जो उनके हिसाब से सही हो। या फिर आप और यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और आप 2-3 प्लान देखने के बाद आप अपने हिसाब से अपना प्लान चूज़ करें कि हाँ मेरे लिए ये प्लान जो है ये बेस्ट है। पर एक ऐसा प्लान, ठीक है, नो मैटर कि आप ये प्लान फॉलो करते हो या फिर आप खुद का प्लान बनाते हो या फिर किसी और टीचर से आप ये सीखते हो, किसी और टीचर का प्लान फॉलो करते हो, बट आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे मार्च या अप्रैल तक, ठीक है, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इस प्लान में मैंने जानबूझ के रिवीजन को बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि अप्रैल मई तक सिलेबस ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सिलेबस ख़त्म करके उसको याद रख पाना वो बड़ी बात है। और आई बेट यू कि 99% ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो ये तो कर लेते हैं, मार्च अप्रैल तक अपना सिलेबस तो ख़त्म कर लेते हैं, बट उनको कुछ भी याद नहीं रहता। वो जो पढ़ के रखते हैं वो पहले वाले हर चीज़ भूल गए होते हैं अभी तक, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।